हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडिफाइनेट के सारे टेंस के बारे में बता दिया था। तो आज जो मैं बताऊंगा वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में उसको कैसे पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंस कैसे होते हैं, इंग्लिश के कैसे होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। तो ये टेंस से रिलेटेड ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखेगा, अगर वॉच करेगा, तो उसे टेंस कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि जो बताने का तरीका है बहुत ईजी है, सिंपल है, सरल है, और मैंने सब सेंटेंस को अलग अलग करके बता दिया है ताकि वीडियो लेंथी भी ना रहे और हम जो सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीख भी लें। तो इस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टेंस से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड मिलने लग जाएं। एक खासकर बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा ये टेंस का चैप्टर्स क्लोज होगा, मतलब पूरा हो जाएगा, तब फिर मैं इंग्लिश लिटरेचर की भी कुछ ऐसी क्लासेस रहेंगी, यानी कि 3 डेज आपकी लैंग्वेज रहा करेगी, तो 3 डेज आपकी इंग्लिश लिटरेचर रहा करेगी। तो इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा आ जाते हैं, पोएट्री आ जाते हैं, नॉवेल आ जाते हैं, प्रोज आ जाता है। तो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे मैंने बताया इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसे हम इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है इन फॉलोइंग डेज, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। इम्परफेक्ट का मतलब तो अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब पूरा ही नहीं होगा, मतलब वो भी जारी रहता है। तो ये चीजें आपको नोटिस करना है। तो अब आते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन भी मैं बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको लिखाता हूं, ताकि आपको इंग्लिश में अच्छी तरह से वो लर्न हो जाए। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। In this tense, the actions and events that are going on in the future time is said to be of the future continuous या imperfect टेंस। तो देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन मैंने बहुत ही सरल, सिंपल, इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा दिया है कि इन दिस टेंस द एक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में क्या होती है कि जो भी हमारी एक्शंस होते हैं, जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती है, वो फ्यूचर टाइम में घटित होती है कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि वो कार्य आपका जारी रहता है, वो कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई। अब आते हैं इसकी हिंदी में कैसे पहचान करेंगे। तो पहचान भी देख लीजिए। पहचान, रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप हिंदी में देखिएगा तो क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए, ये वाक्य के अंत में ये आपको नोटिस करना है। जब भी अगर आपका सेंटेंस अगर रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे से खत्म होता है, तब वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो रहा है। जैसे एक हिंदी का वाक्य ले लेता हूं, मैं कनाडा जा रहा हूँगा। तो देखो, रहा होगा आ जाता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात आती है कि इसे हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में पहचानना बहुत ही ईजी होता है।
तो आप इसमें देखेंगे कि विल बी या शैल बी लगा रहेगा, ये आपको नोटिस करना है। शैल बी या विल बी प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, तब आप समझ जाते हो कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको इतनी यहाँ तक जरूर समझ में आई होंगी, तो इसे पॉइंट आउट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है। इसमें कुछ मैं ज्यादा लिखाता नहीं हूँ कि आपको बस पॉइंट टू पॉइंट, नॉलेज टू नॉलेज बताने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा पहला जो वाक्य होगा, जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव का। तो हम अफर्मेटिव का लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ही मेरा पहला वीडियो था, सेंटेंस का पूरा डीप नॉलेज मैंने बताया था उसमें। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो सेंटेंस जाके अच्छे से पढ़ लेगा। तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहला आप लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण रहता है। फिर आपका आता है विल बी या शैल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स हो जाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विल भी नोटिस करेंगे, शैल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां आपको दिख जाए वहां आप ब्लाइंडली कह सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। तो इतना स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी में, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। भारतीय इतिहासकार इतिहास के बारे में खोज कर रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रहे होंगे आ गया है, तो अब हम तुरंत पता कर लेंगे कि ये जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना हम कोई क्रिया नहीं होती है, तो बिना वर्ब के भी कोई एक्शन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भारतीय इतिहासकार हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में लिख लेना है कि भारतीय इतिहासकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, इंडियन हिस्टोरियन, जिसे कहते हैं हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन, ठीक है, इंडियन हिस्टोरियन। अब यहाँ पर देखिए ये थर्ड पर्सन है तो विल बी लग जाएगा, विल बी। देखिए विल बी लग गया। अब क्या करें, खोज कर रहे होंगे। तो खोज करने क्या होता है, यहाँ पर रिसर्च या फिर डिस्कवरिंग भी लिख सकते हैं। डिस्कवरिंग अबाउट द हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास के बारे में वो करना चाहते हैं, तो हो जाएगा द हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख लिया होगा, ठीक है। कि जो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, तो मैंने बताया था कि आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। ये आपको नोटिस करना है। मैं पीएचडी में शोध कर रहा होऊंगा। ये देखिए आपका कितना सरल है। देखिए रहा होऊंगा आ गया है, तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये आपका फ्यूचर है। इसलिए मैं हर एक जो पहचान है उसको मैं अंडरलाइन इसलिए कर देता ताकि आपको पूरी तरह से वो मेमोराइज हो जाए, कभी भी आप इन फ्यूचर में ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं होगा, क्योंकि आई की मीनिंग मैं होती है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। तो क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे। तो अब यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं कि आई शैल बी। पहले आप लगाइए आई शैल बी, आई शैल बी हो गया। आप यहाँ पर डूइंग रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डूइंग रिसर्च। रिसर्च किस में कर रहे हैं, रिसर्च एंड पीएचडी, ठीक है। पीएचडी यू नो दैट, आप अच्छे से जानते होंगे कि पीएचडी को होता है फिलोसफी। यहाँ पे क्या होता है, फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे
जो PhD है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए PhD, आपका आसानी से हो गया। देख रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिया, मेन वर्ब लिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिया। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। तीसरा, छात्र हाल में परीक्षा दे रहे होंगे। देख लीजिए, ये रहे होंगे आ गया, तो आप समझ गए कि आपका कंटीन्यूअस है। अब आते हैं सबसे पहले, कौन परीक्षा दे रहे होंगे? जवाब आएगा आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे विल बी। अब यहाँ पर परीक्षा दे रहे होंगे, क्या होगा? अपीयरिंग इन द एग्जाम, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। ये देखिए आपने कितने आसानी से कर लिया। तो देख रहे हैं, परीक्षा में शामिल होने को अपीयरिंग कहते हैं, तो आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। वह कल हमारे घर में आ रहे होंगे। थोड़ा सिंपल मैंने करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। पहले छोटा छोटा सीखे, फिर आप अप टॉप डिफिकल्ट भी ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। कल हमारे घर में कौन आ रहे होंगे? तो जवाब आएगा वह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वह की मीनिंग ही विल बी। आ गया, आप तुरंत समझ जाओगे, ये आपका कंटीन्यूअस है। विल बी कमिंग टू आवर होम। कब आ रहे होंगे? कल को मीनिंग क्या होता है? टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम टुमारो यूज करते हैं, पास्ट के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। तो फ्यूचर है तो टुमारो का यूज किया जाएगा, टुमारो। देख रहे हैं कितना आसान से आप कर पा रहे हैं विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है। फिफ्थ, प्रधानाचार्य शिक्षकों एवं छात्रों को नैतिक पाठ सिखा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने ट्रांसलेशन कर लिया तो फिर चाहे जितना डिफिकल्ट ट्रांसलेशन क्यों ना आ जाए, आपको आ जाएगा। तो टेंस पे कमांड बनाइए। इफ यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश, देन यू कैन translate one language to another language, because translating or doing translation is an art. If you want to be the master over the English, you should practice every day to improve yourself. तो इंग्लिश तभी आप कर पाओगे जब आप प्रतिदिन एवरीडे प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले आते हैं, आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य का मीनिंग होती है द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर विल भी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक थर्ड पर्सन है, तो द प्रिंसिपल विल बी क्या कर रहे हैं? वो सिखा रहे होंगे। तो सिखाने को क्या होता है? टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग आ जाएगा, टीचिंग। क्या कर रहे हैं? टीचिंग। द प्रिंसिपल विल बी टीचिंग किसको? अब यहाँ पर देखिए टीचिंग क्या कर रहे हैं? नैतिक पाठ। तो नैतिक पाठ को क्या कहोगे? टीचिंग द मोरल एजुकेशन। नैतिक पाठ या नैतिक शिक्षा, मोरल लेशन भी कर सकते हैं, मोरल एजुकेशन, बट मोरल एजुकेशन मोर एप्रोप्रिएट देन लेशन। मोरल एजुकेशन किसको पढ़ा रहे हैं? टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने देखा कि आपका ये ट्रांसलेशन
हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको थोड़ा से डिक्शनरी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे होती है? जब आप रीडर होते हैं एक अच्छे से, तो रीड करेंगे तो ज़रूर आप एक रीडर बन जाते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया ये ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्यारा सा कमेंट भेजिए पढ़ाने का मेरा तरीका कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।